हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सिमरन भारती हमारे चैनल स्टडी विथ रितेश पर स्वागत करती हूँ आप सभी का। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं बच्चे रिपीट हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है बच्चों कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इनमें से कौन सा शब्द संबंध कारक नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द संबंध कारक नहीं है ना। सबसे पहला ऑप्शन है अधिकार, ऑप्शन बी आधार, ऑप्शन सी अंश, ऑप्शन डी वंश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, संबंध कारक। संबंध कारक किसे कहते हैं बच्चों? अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख सकते हैं, है ना। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, है ना, संबंध जो उसका किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु से हो, है ना। संबंध जो है किस तरह का संबंध होना चाहिए? तो अपनापन का, स्वत्व का, लगाव का, है ना। अगर संबंध किसी अन्य व्यक्ति तथा वस्तु से है उसे क्या कहते हैं जी? उसे संबंध कारक कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। अब बताइए, ऑप्शन ए है अधिकार, आधार, अंश और वंश। तो देखिए बच्चों, अधिकार, अंश और वंश ये तीनों चीज जो हैं संबंध का बोध कराते हैं ना। अधिकार अपनत्व का बोध कराता है, निजता का, है ना। अंश और वंश संबंध का बोध कराता है। लेकिन आधार, है ना, आधार यहाँ पे संबंध कारक नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा बच्चों आधार। क्लियर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आधार होगा, है ना। क्योंकि आधार जो है संबंध कारक नहीं है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है ना। निम्न में से कौन सा शब्द जो है बच्चों वो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? ए में है लोग, बी में है गण, सी वर्ग और डी प्रेस, है ना। तो बच्चों इसमें से कौन सा एक वैसा प्रत्यय है जो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है ना। यानी कि इस प्रत्यय को लगाने पर वो शब्द जो है समूहवाचक शब्द ना बने। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रेस, है ना। देखिए लोग, लोग का बच्चों क्या होगा? लोग, लोग अगर हम किसी शब्द का प्रत्यय किसी शब्द में लगाते हैं तो जैसे अगर आप में लोग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? आप लोग। ये क्या हो गया? समूहवाचक हो गया ना, बहुवचन हो गया ना। गण, गण के लिए क्या होगा बच्चों? गण के लिए होगा छात्रगण, छात्रगण। क्लियर है बच्चा? वर्ग के लिए मजदूर वर्ग। ठीक है, ये समूहवाचक प्रत्यय है। जबकि प्रेस जो है बच्चा, प्रेस तो नाम है ना मशीन का। क्लियर है? बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है कठिन काम करना, ऑप्शन बी असंभव काम करना, ऑप्शन सी दूर रहकर दुख देना, ऑप्शन डी पास रहकर दुख देना। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। छाती पर मूंग दलना। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, पास रहकर दुख देना, है ना। अगर किसी वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? चले क्यों नहीं जाते तुम यहाँ से, है ना। पास रहकर तो मेरे छाती पर मूंग दल रहे हो, है ना।
यहाँ रहकर तुम मेरे छाती पर मूंग दल रहे हो। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या चौथा बच्चों, तेली का बैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है ना? है ना? तेली का बैल होना, कोल्हू का बैल होना, इन सब मुहावरे का एक ही अर्थ होता है बच्चों। देखिए, ऑप्शन ए है बुरी तरह काम में लगी रहना, ऑप्शन बी है तेली के साथ बैल बनना, ऑप्शन सी है काम करने से बहाना करना, ऑप्शन डी है मन लगाकर काम नहीं करना। है ना? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। है ना? बुरी तरह काम में लगे रहना, बुरी तरह काम में लगे रहना। है ना? तेली का जो बैल होता है ना बच्चों, उससे तेली बहुत ज़्यादा काम करवाता है। या फिर कोल्हू का बैल जो होता है ना, कोल्हू बोलते हैं जो, जिसमें वो गन्ने के जूस का गुड़ बनता है ना? तो ये लोग अपने बैल से बहुत ज़्यादा काम करवाते थे, इसीलिए तो इस मुहावरे का निर्माण हुआ है ना? बच्चों अगला प्रश्न है, झट तद्भव शब्द का सही तत्सम शब्द क्या है ना? झट का जो है, झट नहीं बोलते हैं, झट चलो, झट करो, है ना? तो झट तद्भव शब्द का तत्सम क्या होगा? ऑप्शन ए है आश्रय, ऑप्शन बी है झटिति, ऑप्शन सी अम्ब, ऑप्शन डी है अष्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा झट का? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झटिति। है ना? अब बात आती है आश्रय। आश्रय का तद्भव क्या होगा बच्चों? आश्रय। आश्रय का तद्भव क्या होगा? आश्रय। है ना? अम्ब। अम्ब का तद्भव क्या होगा बच्चों? अम्ब का तद्भव होगा आकाश। अष्ट का तद्भव क्या होगा बच्चों? आठ। क्लियर है? बच्चों मैं आप लोग को दो चार ऐसे और भी शब्द बता देती हूँ जो आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट है तत्सम तद्भव में, जो मैं देखती हूँ कि हमेशा किसी न किसी एग्जाम में ये पूछ ही देता है ना? तो बच्चों जैसे सबसे पहला मैं बता दूँ, धेनु। है ना? धेनु का तद्भव क्या होता है? धेनु का तद्भव क्या होता है बच्चों? धेनु। है ना? धेनु का होता है बच्चों गाय। धेनु का क्या होता है? गाय होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे एक और है बच्चा, श्रीगाल। है ना? श्रीगाल। श्रीगाल का क्या होता है बच्चा? श्रीगाल का सियार होता है। श्रीगाल का सियार होता है। ठीक है? फिर देख लीजिए। चलिए इसके बाद मैं एक बताती हूँ आप लोग को, वारिद। है ना? वारिद। वारिद का क्या होता है? बादल होता है। वारिद का क्या होता है बच्चा? बादल होता है। ठीक है? कदली। कदली का क्या होता है बच्चा? कदली। कदली किसका तत्सम रूप है? केला का। केला बनाने में केला होता है ना, उसका केला का। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न बच्चा हम लोग का जो है तत्सम तद्भव से ही संबंधित है ना। हिया तद्भव शब्द का सही तत्सम रूप क्या है ना? हिया का तत्सम रूप क्या है बताइए? ऑप्शन ए हस्ती, ऑप्शन बी सूत्र, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी रुक्ष। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा? हिया। बच्चों हिया का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय। है ना? हिया मतलब क्या होता है? हृदय होता है ना? हस्ती मतलब क्या होता है बच्चों? हाथ। हस्ती का क्या होता है? हस्ती किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है बच्चों? हाथ के लिए। है ना? फिर है सूत्र, तो सूत्र का तो सूत्र ही होता है तद्भव में। है ना? रुक्ष। रुक्ष का होता है बच्चों रूखा। रुक्ष का रूखा। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर कोई पूछे पैर का तत्सम क्या होता है तो क्या होता होगा पैर का?
पैर का तत्सम क्या होता है? पाद होता है ना। तत्सम शब्द वे शब्द है जो संस्कृत के मूल शब्द है ना, और जिनका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होता है, तो उसे तत्सम कहते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बच्चों, मत्स्य। मत्स्य का तद्भव क्या होगा? मत्स्य का तद्भव होगा बच्चों मछली। क्लियर है? हाथी का क्या होगा बच्चों? सॉरी, हस्ती का हाथी था बच्चों, हाथी है ना, हस्ती का हाथी है ना। और अगर कहीं हस्त दिया हुआ है, हस्त, तो इसका क्या होगा? हाथ होगा। चलिए क्लियर है? आप लोग घर से जो है 4 अक्षर का तत्सम तद्भव लिख के लाइएगा। सबसे पहला लिख लीजिए धूम्र, धू और सुकार धू, माँ मेरा धूम्र है ना। अगला है ज्येष्ठ, फिर है भ्रमर। चलिए ये 3 का लिख के लाइएगा। क्लियर है बच्चों? हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों 7वां प्रश्न है, मिथ्या शब्द का सही विलोम क्या है ना। मिथ्या शब्द का सही विलोम क्या है? चलिए बताइए। ऑप्शन ए उचित, ऑप्शन बी यथेचित, ऑप्शन सी झूठ नहीं, और ऑप्शन डी सत्य। इसका क्या होगा राइट आंसर बच्चों? मिथ्या का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी सत्य है ना। मिथ्या मतलब होता है झूठ और सत्य का मतलब सच, तो इसका राइट आंसर होगा डी है ना। अब बात आती है कि उचित का विलोम क्या होगा, तो उचित का विलोम विलोम होगा बच्चों अनुचित। उचित का विलोम होगा अनुचित है ना। यथेचित का विलोम क्या होगा? अयथेचित। यथेचित के पहले सिर्फ आ लगा देना है तो बन जाएगा या यथोचित है ना, ये हो जाएगा। झूठ नहीं का क्या होगा? झूठ। क्लियर है? चला जाए अगले प्रश्न में। हरास शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? हरास शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए घटना, ऑप्शन बी विस्तृत, ऑप्शन सी विकास, ऑप्शन डी विशेष है ना। हास शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा बताइए। हास का सही विलोम शब्द, हास का बच्चों सही विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी विकास। ऑप्शन नंबर सी विकास। क्लियर है? हास का विलोम क्या होगा? विकास। हास का मतलब होता है कमना, लेकिन विकास का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना है ना। घटना का विलोम क्या होगा बच्चों? बढ़ना। घटना का विलोम क्या होगा? बढ़ना। ठीक है। विस्तृत का संक्षिप्त, विस्तृत का संक्षिप्त। विशेष का सामान्य, विशेष का सामान्य। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 है बच्चों, आदि ग्रंथ के लेखक कौन है? आदि ग्रंथ के लेखक कौन है? गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु रामदास, ऑप्शन डी गुरु नानक। चलो बताओ आदि ग्रंथ है ना बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुरु अर्जुन देव है ना। आदि ग्रंथ के लेखक कौन है? गुरु अर्जुन देव। चूंकि बच्चों ये आदि ग्रंथ का दूसरा नाम और एक है, उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब है ना, गुरु ग्रंथ साहिब। क्लियर है? गुरु ग्रंथ साहिब ये सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है बच्चों है ना, जिसे किसने लिखा है? गुरु अर्जुन देव ने लिखा है। इसमें किनकी वाणी है? तो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक की वाणी है। क्लियर है? सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे, जिनका जन्म तालवंडी में हुआ था, लाहौर में। और सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना में हुआ है, पटना सिटी में है ना। सिखों के 10वें गुरु ये थे, ये 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और ये गुरु नानक जो थे पहले गुरु थे, फर्स्ट है ना।
इन्हीं से माना जाता है कि इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, हर्षचरित के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी कालिदास। हर्षचरित के लेखक कौन है बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट, है ना। बाणभट्ट जो है हर्षचरित के लेखक है ना। हर्षचरित एक ग्रंथ है बच्चों जिसमें भारतीय सम्राट है ना हर्षवर्धन के जीवन के बारे में वर्णन है ना। उनकी कह सकते हैं एक तरह से कि जीवन चरित्र वर्णन है ना। उनका युद्ध, उनका शौर्य, उनका बखान सब कुछ हर्षचरित्र में लिखा गया है। और ये किनके द्वारा लिखा हुआ है? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और प्रवासी का डायरी के नाम से 4 खंडों में लिखी गई आत्मकथा का लेखक कौन है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। कभी कभी इसमें इस तरह से पूछ देता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, है ना। ये 3 जो है किसी आत्मकथा का जो है खंड है। तो चौथा खंड कौन है? तो चौथा खंड कौन है? प्रवासी की डायरी। ये चारों खंड आप लोग के इम्पोर्टेंट है, 1 2 3 और ये 4। क्लियर है? इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर लोहिया, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। इसके लेखक कौन है बच्चों? इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन, है ना। हरिवंश राय बच्चन की ये बायोग्राफी है ना, जो 4 खंडों में लिखी गई है, 4 खंडों में प्रकाशित हुई। और ये उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है अभी तक की बच्चों, है ना। चलिए अगला प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित विकल्पों में कौन आँख का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित विकल्पों में कौन आँख का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है बच्चों दृष्टि, ऑप्शन बी है अक्षी, ऑप्शन सी है लोचन, ऑप्शन डी है चक्षु। चलिए बताइए, आँख का पर्यायवाची नहीं है। सारे बच्चे सोच रहे हैं इसमें सारे तो आँख के पर्यायवाची है। तो जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, आप लोग जो सोच रहे हैं वही सही है। इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं लिखा हुआ है जो कि आँख का पर्यायवाची ना हो, है ना। सारे शब्द आँख के पर्यायवाची ही हैं। तो इसीलिए बच्चों इस प्रश्न का कोई इसमें ऑप्शन नहीं होगा। ये सारे जो हैं आँख के पर्यायवाची ही है ना। आँख के पर्यायवाची ही है। दृग, दिदाचक, लोचन, अक्षि, नयन, दृष्टि, आँख, नेत्र, है ना। ये सब सारे क्या है? आँख के पर्यायवाची ही है। तो चलिए इसमें मिस्टेक हो गया है कि जो इसका है ना वो कोई ऐसा एक निगेटिव ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है। कोई नहीं, हम लोग याद तो रखेंगे कि आँख का पर्यायवाची ये सभी होता है। क्लियर है? चलो कुकुरमुत्ता काव्य के लेखक का नाम बताइए। कुकुरमुत्ता काव्य के लेखक का नाम बताइए, है ना। ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी यशपाल। बताइए कुकुरमुत्ता किनके द्वारा लिखा गया है? कुकुरमुत्ता किनके द्वारा लिखा गया है बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निराला, है ना। निराला का मतलब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। ये भारत के एक बहुत ही महान कवि रह चुके हैं, है ना। कवि, लेखक, उपन्यासकार, आप जो कह लो, है ना। बहुत ही महान थे और बहुत सारी इनकी रचनाएं, बहुत महान महान रचनाएं। उसमें से कुकुरमुत्ता भी एक है बच्चों, है ना। कुकुरमुत्ता एक काव्य रचना है ना। और निराला जी छायावाद के, है ना, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, है ना। छायावाद के 4 स्तंभ है बच्चों, उसमें से एक स्तंभ कौन है?
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। बच्चों, कुकुरमुत्ता का जो ये काव्य रचना है इसका विषय है, इन्होंने इस कविता के माध्यम से बच्चों पूंजीपति सभ्यता पर करारा प्रहार किया, है ना। उस समय भारत में पूंजीपति सभ्यता जो है एकदम अपनी ऊंचाई पर था, है ना, और उस पर प्रहार करना, है ना, उसके खिलाफ जाना, ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं अपने आप में चैलेंज था, और कुकुरमुत्ता काव्य के माध्यम से लेखक ने ये चीज कर दिखाया। चलिए अगला प्रश्न है दीप शिखा, है ना। दीप शिखा काव्य के लेखक का नाम बताइए। दीप शिखा किनकी रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी बम्मन, और ऑप्शन डी पंत। बताइए दीप शिखा किनकी रचना है? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना। दीप शिखा जो है महादेवी वर्मा की एक फेमस काव्य कृति है ना। अब बात आती है बच्चों की महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ मिला था, है ना। किस रचना के कारण इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था यामा के कारण, है ना। इन्हें किसके कारण मिला था? यामा के कारण मिला था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्लियर है? इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था बच्चों, ठीक है। चलिए अब है 15, युगवानी काव्य के लेखक का नाम बताइए, है ना। युगवानी काव्य के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए पंत, पंत का मतलब है सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी बम्मन। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों युगवानी जो है ये सुमित्रानंदन पंत की एक प्रमुख रचना है ना, युगवानी। सुमित्रानंदन पंत भी जो है बच्चों छायावाद के एक प्रमुख कवि थे, है ना। अब बात आती है कि पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ मिला था? तो बच्चों पंत जी को मिला था चिदम्बरा पर, है ना। इनको चिदम्बरा पर मिला था क्या? ज्ञानपीठ, है ना। अब बात आती है बच्चों इसमें इनको किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला था? ये सब क्वेश्चन पूछता है। साहित्य अकादमी इन्हें किस रचना के लिए मिला था? तो रचना का नाम है कला और बूढ़ा चांद, है ना। कला और बूढ़ा चांद, ठीक है। कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? चिदम्बरा पर मिला था। ये भी छायावाद के बहुत ही प्रमुख कवि रह चुके हैं बच्चों। छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे, है ना। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ है कौन कौन? सबसे पहला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा पंत जी, और चौथा महादेवी वर्मा। ये 4 जो है छायावाद के प्रमुख कवि हैं। क्लियर है बच्चों? आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक के लिए नमस्कार।